अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस हुए थे और उसके बाद इलेक्शंस के बाद पूरे पाकिस्तान में एक टर्मोइल की सिचुएशन है, एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। इस सिचुएशन में लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि शायद टेनिस कोर्ट पार्लियामेंट जैसी कोई पैरेलल पार्लियामेंट पाकिस्तान में बनेगी। कुछ लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली लोग रेवोल्यूशन की भी कुछ लोग बातें करते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले तकरीबन पिछले साल की मई में एक वाक़या हुआ था जो कि शायद आप में से बहुत सारे लोगों को बड़ा अच्छा लगता होगा। कुछ कहते होंगे कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। बहुत सारे लोग उस पर बहुत सारे कमेंट्स पास करते हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत वायलेंस हुआ था। तो उस वायलेंस को याद रखते हुए कुछ लोग अभी ये भी कह रहे हैं कि दोबारा इस जैसे वायलेंस की भी हो सकती है और अब शायद स्टेट की अथॉरिटी के अगेंस्ट ऐसा वायलेंस हो कि ये ऑप्रेसिव स्टेट शायद ख़त्म हो जाए या पता नहीं क्या हो जाएगा और आम लोगों को लिबर्टी मिल जाएगी। ये पहले आप देख लें कि उस वक्त क्या हुआ था और स्टेटमेंट्स देखें लोगों की। रेड लाइन क्रॉस हुई तो आज कैंट की रेड लाइन भी क्रॉस हो गई। आपने देखा इस कैंट पे पीटीआई के झंडे मना थे। इस कैंट पे अवाम आ नहीं सकती थी। आज अवाम आई भी है, कोर कमांडर के घर के बाहर भी खड़ी है और अंदर भी जा चुकी है और पूरे मुल्क। इसके बाद देखें, अगर जब आपने अभी बात की रेवोल्यूशन की, इसको हम कंपेयर करें फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ, जो 18th सेंचुरी का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क इंसिडेंट था यूरोपियन हिस्ट्री में, ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस के अंदर, या जो भी आप चीज़ें समझ लें। रेवोल्यूशन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जिन लोगों ने डेप्थ में पढ़ा हुआ है उनको ये चीज़ पता होगी कि रेवोल्यूशन इतनी रोमांटिक चीज़ नहीं है जितना इसको कहा जाता है। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में किंग लुई XVI की गर्दन काटने से फ्रांस के अंदर सब चीज़ें ठीक नहीं हुई थी, जबकि किंग लुई XVI के बाद बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे। जब किंग लुई XVI मर गया और उसको लोगों ने मार दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, तो उसके बाद इंटरनल फाइटिंग होती रही। इसमें एग्जांपल्स है जैकोबिन्स और जेरांडिस्ट्स की। जैसे वो किंग लुई XVI की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, मोनार्की ख़त्म हुई, तो जेरांडिस्ट जो कि थोड़े लिबरल थे या थोड़ा बहुत एक ऑर्डर में बिलीव रखते थे या रेवोल्यूशनरीज के हिसाब से, वो अभी भी जो एलीट क्लास थी, कुछ फ्यूडल्स वगैरह थे या जो भी लोग थे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो जेरांडिस्ट की गवर्नमेंट आई। और जेरांडिस्ट की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए फिर जैकोबिन्स का रेवोल्यूशन उठा। जैकोबिन्स के ही रेवोल्यूशन में एक आदमी था मुराट, जो बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी था। उसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी, जो नहा रहा था, बाथ टब में था और उसको कोई जैकोबिन्स का आगे बंदा स्टैब करके चला गया। इसी तरह का एक और आदमी था रूब्सपेयर भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था और इस बंदे का फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन ये भी इसी सारे कियोस के अंदर मारा गया, दो कि इसने खुदकुशी की, बट ये इसी कियोस के नतीजे से इसकी मौत भी हुई। इसी के अंदर बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज आप देखेंगे कि मारे जाते हैं। इसी से एक कहावत निकली कि रेवोल्यूशन डावर्स इट्स ऑन चिल्ड्रन। मतलब ये है कि कोई भी इनकलाब अपने बच्चों का खुद कातिल होता है। दोज वो टॉकिंग अबाउट रेवोल्यूशन, दे मस्ट बी अवेयर अबाउट द फैक्ट कि अगर रेवोल्यूशन कभी आ गया तो पहली बात है कि दिस रेवोल्यूशन इज़ नॉट गोइंग टू बी बेनाइन। ये रेवोल्यूशन पाक साफ नहीं हो सकता, इसमें ये बहुत गंदा होगा। इट विल बी नास्टी, ये बहुत गंदा होगा और इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ बह जाएगा इसी रेवोल्यूशन के अंदर। अगर आप जैकोबिन्स और जेरांडिस्ट्स को ही कंपेयर करें तो जैकोबिन्स और जेरांडिस्ट की आपस में इनफाइटिंग चलती रही और इनकी इनफाइटिंग चलने के बाद एक तीसरी कुव्वत उभर के आई। ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये उभर के आई, थर्मोमीडिएट्स। इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और फिर ये आए और ये कियोस चलता रहा और अल्टीमेटली कुछ नेपोलियन जैसे लोग थे, वो आए और उन्होंने दोबारा से रूल इस्टेब्लिश किया। उन्होंने कहा हम बादशाह नहीं है, बट उनका रूल एक्चुअली बादशाह जैसा था। अगर आप समझते हैं कि रेवोल्यूशन बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे पास कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में इसकी एग्जांपल जैस्मिन रेवोल्यूशन है। जैस्मिन रेवोल्यूशन का अगर दूसरा नाम लें तो वो अरब स्प्रिंग ही को जैस्मिन रेवोल्यूशन कहते हैं। और अरब स्प्रिंग आपको पता होगा, आप में से ज़्यादातर लोगों का, कि जिन मुल्कों में आई है वहाँ पे अभी तक ऑर्डर नहीं आ सका।
और जब ये chaos चलता है तो ये मिनिमम 2 से 3 दिहाइयाँ ले लेता है। 2 से 3 दिहाइयाँ मतलब अगर कोई इंसान अभी 26 साल का है तो जब वो 56 साल का होगा तो तब जाके शायद कोई ऑर्डर आना शुरू हो सोसाइटी में, और वो भी ऑर्डर कैसा होगा ये किसी को नहीं पता। रेवोल्यूशन को रोमांटिसाइज करने वालों के लिए मशवरा ये कि आप ऑर्डर को रोमांटिसाइज करें। हाँ, सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, के अंदर आप जो रोमांटिसाइज करें वो रिफॉर्म्स को करें, रिकन्सिलिएशन को करें। अगर आपने रेवोल्यूशन को रोमांटिसाइज किया तो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर उसका नतीजा क्या होगा, वो नतीजा बहुत खौफनाक होगा। सेकेंडली, अगर जब ये रेवोल्यूशन की, जैसे हमने पिछले पार्ट में बात की, तो एक्चुअली जब रेवोल्यूशन आता है तो क्या होता है कि स्टेट की सारे इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो जाते हैं। जब स्टेट के सारे इंस्टीट्यूशंस ख़त्म होते हैं तो फिर आप एक स्टेट ऑफ नेचर के अंदर आते हैं। वो स्टेट ऑफ नेचर है जो वो क्यास है। इस पर थॉमस हॉब्स की कोट है कि जो स्टेट ऑफ नेचर होती है उसमें ज़िंदगी बहुत लिमिटेड, बहुत शॉर्ट, बहुत ब्रूटिश और नास्टी होती है। तो रेवोल्यूशन के अंदर जब आप ऐसी स्टेट में चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे कोई खैर की तवक्को नहीं होती। आपके सामने एग्जांपल्स, जैसे मैंने पिछली वीडियो में जैस्मिन रेवोल्यूशन की थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की थी, सोमालिया की एक एग्जांपल है। सोमालिया में भी फरा अदीद और ये दो कार्डर्स बन के आपस में इनफाइटिंग इन्होंने शुरू की, रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की, लेकिन सोमालिया आज ज़्यादा क्यास में जा चुका है। सो रेवोल्यूशन मीन्स क्यास। ये बात, इसका यही मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी टांग में दर्द है, रेवोल्यूशन का आम अल्फाज में, तो मैं अपनी टांग ही काट दूँ बजाय इसके कि मैं टांग का इलाज करूँ। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग आर्ग्यूमेंट, सार्केस्टिक आर्ग्यूमेंट इस पर देंगे कि बाज़ वजी वो प्रॉब्लम इतनी हो जाती है कि आपको टांग एम्प्यूटेट करनी पड़ जाती है। ये बात एम्प्यूटेशन की नहीं है, आप अपने आप को मारने की बात कर रहे हैं। रेवोल्यूशन का मतलब ये कि जैसे इस कमरे में मैं बैठा हुआ हूँ तो इस कमरे में अगर कोई मसले हैं तो मैं इसको पूरा लेवल पे ले आऊँ, इसको पूरा डिमोलिश कर दूँ और फिर नए सिरे से बनाऊँ। अगर इस कमरे को मैं नए सिरे से बनाऊँगा तो उसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी होती है, उस कॉस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। और रेवोल्यूशन के जो लोग हमेशा बात करते हैं उनसे ये भी ज़रूर पूछना चाहिए कि रेवोल्यूशन के बाद फिर क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। ऐसे लोग, जो लोग रेवोल्यूशन को रोमांटिसाइज करते हैं, उनको सिस्टम्स चलाने नहीं आते होते तो वो रोमांटिसाइज करते हैं रेवोल्यूशंस को। इस वजह से रेवोल्यूशन की दुआ करना मेरे हिसाब से थोड़ी सी बेवकूफ़ी है। अपनी जो भी आपकी सजेशन है या जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो कमेंट्स में शेयर करें। थैंक यू।